देखिए, मैंने आप लोगों को कल जो है यूनिट नंबर सेकंड कल से ही रिवीजन करवा रहा हूँ। और कल मैंने आप लोगों को केस वर्क के थोड़े से बेसिक कॉन्सेप्ट को बताया था और ये भी बताया था कि व्यक्तिगत समाज कार्य में क्या क्या बातें आपको ध्यान रखनी पड़ेगी, कौन कौन सी किताबों का नाम है जो आप लोगों को ध्यान में रखना चाहिए। ठीक है, आप लोग में से जो लोग देखे नहीं होंगे उस क्लास का आप ज़रूर देख लीजिएगा। वीडियो का लिंक जो है आपके ग्रुप में पड़ा हुआ है ना, तो ज़रूर आप लोग उसे देख लीजिएगा एक बार, क्योंकि समझ में आएगा। मैं रिवीजन करवा रहा हूँ, है ना, कि क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है, उसी पर बात कर रहा हूँ। तो मैंने बताया था आप लोगों को कि भाई प्रक्रिया को लेकर के कौन कौन से क्वेश्चंस प्रक्रियाओं से बनाए जाते हैं, और आप लोग देखते भी हो प्रक्रिया के संबंध में चरण के स्टेप में प्रश्न पूछ लिया जाता है कि भाई बताइए कौन कौन से यहाँ पे सही जवाब होंगे। अध्ययन, निदान, उपचार, मूल्यांकन, ऐसे स्टेप बनाया जाता है इस तरीके का, है ना। तो उसी क्रम में हमने व्यक्तिगत समाज कार्य की प्रक्रिया के चरण में सबसे पहला चरण मैंने बताया था प्रवेश, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं प्रवेश। जरा मुझे बताएंगे कोई लोग कि प्रवेश क्या है। प्रवेश, देखिए, अगर हम प्रवेश की बात करें या भर्ती की बात करें, ये पहला स्टेप होगा, पहला स्टेप होगा। याद रखिएगा, ये स्टेप जो मैं बता रहा हूँ आप लोगों से, यहाँ से एक प्रश्न आना तय है। ठीक है भाई, तो सबसे पहले प्रवेश होता है, और प्रवेश कौन करता है? वो व्यक्ति करता है। ठीक है, तो सेवार्थी की ये उपचारात्मक सेवाएं प्रदान किए जाने वाली प्रारंभिक अवस्था है। तो प्रारंभिक अवस्था होगी क्या? प्रवेश। और इसमें हम क्या करते हैं? जानकारी, यानी यहाँ से तथ्य लेते हैं व्यक्ति के बारे में। ठीक है, और तथ्य लेने का विभिन्न प्रकार के तरीका होता है। आप सेवार्थी की मोटिवेट करके ले सकते हैं, बाह्य तत्वों के कारकों के बारे में आप जानकारी ले सकते हैं वहाँ से, है ना। तो प्रवेश कहने का मतलब सूचनाओं को जो आपने क्या किया है, तथ्यों को जो आपने कलेक्ट किया है, वह आपका कहलाता है प्रवेश। सबसे पहला काम आपका यही होगा, बस इतनी बात आपको ध्यान रखना है, ये प्रवेश होता है। अच्छा, अगर हम बात करें यहाँ से, ये लाइन देख लीजिए कि इसमें सेवार्थी उसकी समस्याओं के बारे में सूचनाएं एकत्रित की जाती है, यानी इकट्ठा की जाती है। तथ्यों को इकट्ठा करना सेवार्थी के प्रवेश हेतु गैर निर्देशनात्मक साक्षात्कार का आयोजन शामिल होता है। चलो, एक जानकारी और मिल गया आप लोगों को कि गैर निर्देशात्मक साक्षात्कार में प्रवेश आएगा, अध्ययन आएगा, निदान आएगा, मूल्यांकन आएगा। तो आप ध्यान रखिएगा कि गैर निर्देशात्मक साक्षात्कार में आपका प्रवेश आएगा, जिसको आप बोलते हो भर्ती। ठीक है, ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। दूसरी अगर मैं बात करूं आप लोगों से पॉइंट के बारे में, मनोसामाजिक अध्ययन, आप कह सकते हो केवल अध्ययन के बारे में भी बोल सकते हो। जरा मुझे बताइए अध्ययन क्या होता है, कोई भी मुझे जरा बताइए अध्ययन क्या हो सकता है, बोलिए जरा भाई। अध्ययन, किसी भी तथ्यों के बारे में अध्ययन करना करना, हाँ चलो ये सही है, हाँ ठीक है, ज्ञान लेना उससे। तो अध्ययन करने का मतलब ये हुआ कि उसकी जो समस्या है उसके समाधान के लिए आपने जो जानकारी कलेक्ट किया है, जो आपने इकट्ठा किया है, जिन जिन चीज़ों के बारे में आपने अध्ययन किया है, उसको आपको मेंशन करना पड़ेगा। ठीक है, तो पहले आपने जानकारी इकट्ठा करना, सेवार्थी के प्रवेश हेतु एक गैर निर्देशात्मक साक्षात्कार के माध्यम का आयोजन किया, और आयोजन वाली जो प्रक्रिया थी वो था प्रवेश में। और अध्ययन की प्रक्रिया वो हो जाएगी आपकी जहां व्यक्ति के बारे में आप पूरी जानकारी अब लेना शुरुआत करते हैं, और वो जानकारी है समस्या से संबंधित, वो जानकारी है समस्या के संबंध में। ठीक है, तो याद रखें ये मनोसामाजिक अध्ययन होगा। कहीं कहीं आपको केवल मनोसामाजिक अध्ययन मिल जाता है तो भी सही हो जाएगा, है ना, और केवल अध्ययन लिख दिया जाता है तो भी। और बेसिकली अगर मैं बात करूं तो सबसे बेटर जो होगा वो अध्ययन लिखा जाए तो सही है, क्योंकि मनोसामाजिक में समाज से इस संबंध में आता है, और अध्ययन की बात करें तो बहुत सारे तथ्य जो हैं इसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं, बहुत सारे तथ्य जो है इसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं मनोसामाजिक में। नेक्स्ट बात करता हूँ निदान के बारे में, और ध्यान रखना आप सभी लोग, निदान में जो है एक परिभाषा दिया था पार्लियामेंट ने, पता है आप लोगों को, तथ्यों के आधार पे जो सूचना मतलब उपचार के लिए जो सूचना कलेक्ट किया जाता है उसे हम निदान कहते हैं।
ये बात कहते थे पर्लमैन। और पर्लमैन महोदय ने इसी निदान को 3 भागों में डिवाइड किया था। आपने प्रश्न भी देखा था, कल मैंने बताया भी था आप लोगों से प्रश्न के बारे में। एक होता है गतिशील निदान, जिसको आप लोगों ने बोला था कि सर ये समस्या समाधान का वर्तमान परिप्रेक्ष्य जो खोजा जाता है उसको गतिशील बोला जाता है। और एक कारणाविनेशी होता है, जहाँ पे बीती हुई बात, मतलब विगत समय में, यानी भूतकाल की बात कर रहा था मैं, भूतकाल की जो घटनाएं हैं उसको ढूंढने की बात जो करता है पर्लमैन, कहता है वो कारणाविनेशी होता है, ये पहला मन कहता है। और थर्ड आ जाता है उपचारात्मक। और उपचारात्मक के अगर मैं बात करूं तो आपको भलीभांत तरीके से पता है ये ट्रीटमेंट से रिलेटेड है, जहां पे सेवार्थी की क्षमता को बनाए रखना या सेवार्थी की सामाजिक स्तर को बनाए रखना, आत्मविश्वास को बढ़ावा देना और सर्वांगीण विकास करना, ये उपचार की प्रक्रिया में आ जाएगी। ठीक है, तो ये बात आप लोग को ध्यान रखना है। अध्ययन में बेसिकली 3 पॉइंट्स आते हैं, आप उसे ध्यान रख सकते हैं। 3 पॉइंट कौन कौन से होते हैं? जैसे केंद्रक होता है, तो केंद्रक में कौन होगा? सेवार्थी होगा। तो एक पॉइंट तो ये आपको पता होना चाहिए कि सर जैसे अगर कोई कह दे भाई अध्ययन करो, तो अध्ययन का मतलब बताओ। अगर कोई बात याद नहीं है तो आप केवल बोल दीजिए कि भाई केंद्रक सबसे बड़ी चीज़ है। सेवार्थी के जो इतनी भी प्रकार की समस्याएं होती है वो केंद्रक में होता है, तो इसलिए उसको केंद्रक बोला गया है। और दूसरी पॉइंट की बात करूँ तो अवलोकन होता है। अवलोकन का मतलब होता है ऑब्जर्वेशन करना। तो मनोभाव जो होगा सेवार्थी का, उसका आप क्या करेंगे? अवलोकन करेंगे, एक प्रकार से अध्ययन करेंगे। और ये अध्ययन होगा समस्या के समाधान के दृष्टिकोण से या समस्या के समाधान के लिए होगा, तो ये अवलोकन होगा। तो ये दूसरी पॉइंट हो जाएगी। तो तीसरी पॉइंट मनोसामाजिक अध्ययन में आ जाएगा आपका संवेषण। संवेषण का मतलब होता है मन की स्थिति में जो संवेग हैं, जो भाव हैं, जो छुपी हुई बातें हैं, उसको निकालने के लिए जो कहा जाता है उसको संवेषण बोला जाता है। क्या बोला जाता है? संवेषण बोला जाता है। ठीक है, तो ये 3 बातें तो आपको अध्ययन में पता होना चाहिए कि ये अध्ययन के अंतर्गत आता है। 3 बातें आपको याद होनी चाहिए कि पर्लमैन के बारे में आता है, गतिशील, कारणाविनेशी और उपचारात्मक। गेस्टाल्ट नहीं होता है, ध्यान रखिएगा। अगर कोई ऑप्शन में अगर प्रश्न बनेगा तो ऑप्शन आपका सी में गेस्टाल्ट जरूर लिखा रहेगा और यही गलत रहेगा। निम्न में से पूछेगा कौन सा पर्लमैन का जो है निदान का प्रकार नहीं है, तो यही गेस्टाल्ट नहीं है। गेस्टाल्ट आप लोग को बार बार बोल रहा हूँ, नहीं है तो नहीं है। ठीक है, ये 3 बातें आप लोग ध्यान रखिएगा। उपचार के बारे में आपको पता ही है, अभी अभी मैंने बताया भी है ट्रीटमेंट होता क्या है भाई। जो उपचार के बारे में आप भलीभांति तरीके से जानते हैं। उपचार क्या होता है कि सेवार्थी के साथ आप जब भी कभी केस वर्क करते हैं तो उद्देश्य प्राप्त करने के लिए क्रिया, एक कार्य करते हैं, एक क्रिया करते हैं। और जब वो क्रिया करते हैं तो उसमें आपका ये उद्देश्य बन जाता है कि व्यक्ति को हमें क्या करना है, सामाजिक स्तर को उसका वांछनीय प्रक्रिया में लेके आना है। वांछनीय का मतलब होता है एक प्रकार का सकारात्मक दृष्टिकोण में लेके जाना है। सेकेंड थिंग, आत्मविश्वास को बढ़ाने की बात करते हैं उपचार में। और मैं बात करूं तो सर्वांगीण विकास की भी बात करता है उपचार, है ना। तो उपचार कई टाइप के हो जाते हैं। ठीक है, तो उपचार करने की कई विधियां भी होती, जैसे संवेषण की प्रक्रिया, स्पष्टीकरण, अर्थ निरूपण, मतलब अर्थ को स्पष्ट कर रहा है। संबल की प्रक्रिया, संबल एक प्रकार की तकनीकी है। ठीक है, इसकी प्रक्रिया लग रही है, संवेषण की प्रक्रिया लग रही है, बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती हैं। बट आपको मैं ये इतना बताऊंगा, इतना ध्यान रखिए कि जो उपचार होता है वो सर्वांगीण विकास के लिए होता है। ठीक है, सेवार्थी को सम्मान दिया जाना चाहिए एक प्रकार से, है ना। तो ये उपचार की ही अंतर्गत आ रहा है। व्यक्तिगत कार्यकर्ता सेवार्थी के संबंधों में बेसिकली प्रयोजनात्मक गतिविधि होनी चाहिए, एक प्रकार से अवसर वाली क्रियाविधि होनी चाहिए, मतलब स्वयं करके, लर्निंग बाय डूइंग वाला सिस्टम होना चाहिए, है ना। तो ये क्रियाविधि होनी चाहिए। तो एक प्रकार से ये भी टेक्निक आ जाती है उसमें, है ना। व्यक्तिगत कार्यकर्ता की अगर मैं बात करूं तो निष्ठा और सहानुभूति की भावना भी होनी चाहिए। ठीक है, सहानुभूति की भावना होनी चाहिए। लेकिन आप ध्यान रखिएगा, सहानुभूति की भावना तो है, लेकिन ये जब क्वेश्चन में आता है तो नेगेटिव बन के आता है सहानुभूति, याद रखिएगा। सहानुभूति जो आता है वो नेगेटिव बन के आता है क्वेश्चन में। ठीक है, चलिए, तो ये चीज़ें बाकी आप लोग यहाँ पर देख लेंगे तो आपको इजीली मिल जाएगा। निदान के बारे में देखिए, यहाँ पर निदान के बारे में चर्चा किया गया है। पूरा वही चीज़ें जो मैंने आप लोगों को बताया है वही चीज़ें यहाँ पर मैं, अच्छा ये मैंने कल करवाया भी था, आप लोगों से बताया भी था। देखिए जो गतिशील निदान है, कारणाविनेशी निदान है, भूतकालीन, मैंने बताया ना, विगत समय की बात कर रहा था, विगत घटनाएं, मतलब वही होता है ना। वर्तमान की बात किया था मैंने आप लोगों से, गतिशील हो जाएगा आपका। उपचारात्मक की बात, परिस्थिति जन स्थितियों में देखने के लिए निदान की प्रक्रिया अपनाई जाती है। अब वो प्रक्रिया जो आप अपना रहे हैं निदान की, वो प्रक्रिया किस लिए अपना रहे हैं? सामाजिक स्तर को बनाने के लिए।
आप क्षमतावान बनाने के लिए, आप सर्वांगीण विकास करने की क्रियाविधि कर रहे हैं, है ना। तो एक प्रकार से ये हो जाता है परिस्थिति जन्य स्थितियों को देखने के लिए। तो जब भी कभी परिस्थितियाँ वाली एक्टिविटी मिले तो आप सोच लिया करें कि ये पार्लियामेंट का उपचार वाली बात कर रहा है, परिस्थिति के मतलब इसके अंतर्गत परिस्थिति जो स्थितियाँ हैं उसको देखने हेतु तो निदान की प्रक्रिया को अपनाई जाए। ठीक है, तुरंत आपको समझ जाना ये। तो हालांकि ये शायद मैंने कल करवा चुका था आप लोगों से, दोबारा से रिकॉल करवा दिया है, तो अब आप लोगों को पता भी हो गया होगा कि क्या क्या चीज़ें होती है इसमें, है ना। देखिए यहाँ पर अगर हम बात करें तो अभी मैंने आप लोगों से बोल रहा था समावेशन भी होता है, स्पष्टीकरण। देखो ये जो है हैंकिस एक नाम है, और इस विद्वान ने व्यक्तिगत समाज कार्य के उपचार के लिए कुछ प्रविधियों के बारे में चर्चा किया। जैसे इसने बोला सबसे पहले समावेशन, तो समावेशन वो विधि होती है जो अध्ययन की एक व्यापकता के लिए प्रयोग में लाई जाती है। व्यापकता, अब व्यापकता का मतलब ये होता है बेसिकली अध्ययन करने की प्रक्रिया होती है उसमें, ऑब्जर्वेशन करने की प्रक्रिया होती है उसमें। ठीक है, तो हमें ताकि जानकारी मिले अच्छे तरीके से, है ना। और अभी अभी मैंने एक चीज़ और बोला था समावेशन के बारे में, और आपको पता होना चाहिए समावेशन क्या होता है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। मैंने कहा था कि जिसमें सेवार्थी के अंदर जो भी छुपी भावनाएं हैं उसको बाहर निकालने की बात करता है, उसके संवेगों को बाहर निकालने की बात करता है समावेशन। तो जब बाहर निकलेगा तो जाहिर सी बात है विधि के रूप में आएगा उपचार में, ट्रीटमेंट में, है ना। हमें जानकारी मिलेगी और वो इंडिपेंडेंट भी बन जाएगा, स्वावलंबी भी बन जाएगा। तो इसलिए समावेशन की प्रक्रिया कभी कभी उपचार में प्रयोग में लाई जाती है, ठीक है, विधि के रूप में, याद रखेंगे। और ये आप ध्यान रखें जो कि अध्ययन के दौरान केंद्र और अवलोकन और समावेशन तो होना तो तय है, इसमें कोई दो राय नहीं है, वो तो होगा ही होगा। ठीक है, स्पष्टीकरण की बात करूँ तो आपको शब्दों से पता चल रहा होगा कि स्पष्टीकरण का मतलब क्या होता है। स्पष्टीकरण का मतलब आपको शब्दों से पता चल रहा होगा कि भाई स्पष्टीकरण का मतलब होता है, यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो क्लियर करने से संबंध में होता है। तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि सेवार्थी को तथ्यों और वास्तविकता की व्याख्या उस संदर्भों में की जाती है जब उसे इन बातों का पता नहीं होता है, अर्थात स्पष्टीकरण के द्वारा सेवार्थी की भूतियों का निराकरण करना और वास्तविकताओं का प्रत्यक्षीकरण करना। स्पष्टीकरण की प्रक्रिया सफलता के लिए विशिष्ट प्रविधि है, इस्तेमाल की जाती है। यह प्रतिरोधात्मक विधि भी कहा जाता है इसे। तो देखो स्पष्टीकरण में कहने का मतलब मेरा ये रहा कि इसमें जो भी उसके पास अवांछनीय समस्याएं हैं सेवार्थी के अंदर, उस अवांछनीय समस्याओं को हमें क्या करना है, समाप्त करना है और वास्तविकता को रिलेट करनी है। तो जब आप वास्तविकता को रिलेट करेंगे तो वास्तविकता बताती है क्या, स्पष्टीकरण को। तो याद रखेंगे आप लोग यहाँ पर दो शब्द केवल, एक याद रखेंगे कि सेवार्थी की समस्या का निराकरण हो रहा है, दूसरी तरफ वास्तविकता को रिप्रेजेंट करते हुए, मतलब अवसर देकर उसे सिखा। वातावरण में अगर आप किसी व्यक्ति को स्वयं करके सिखाने की बात करेंगे तो एक प्रकार से वो रियल चीज़ों से देखकर सीखेगा। जैसे एक छोटा सा बच्चा है तो एप्पल अगर आप सिखा रहे हैं तो कभी कभी उसको रियल चीज़ों से भी रूबरू करवाएं, ठीक है, फ्लैश कार्ड वगैरह के माध्यम से, ठीक है। तो वह एक प्रकार का स्पष्टीकरण की प्रक्रिया हो जाती है फिर ऐसी कंडीशन पर। इसको बोला जाता है प्रतिरोधात्मक विधि भी। तो कंफ्यूज कभी नहीं होंगे आप लोग कि जो प्रतिरोधात्मक प्रविधियाँ होती है कभी कभी वो चीज़ें हमें मिल नहीं पाती है तो उसके प्रति प्रतिरोधात्मक एक्टिविटी हो जाती है, जो चीज़ें वास्तविकता के रूप में हमें स्पष्ट नहीं हो पाती है, व्याख्या नहीं कर पाते हैं। तो ऐसी कंडीशन पर तो हम स्पष्टीकरण प्रक्रिया को प्रतिरोधात्मक प्रविधि के रूप में भी जान सकते हैं। अर्थ की अगर मैं बात करूँ, यहाँ पर एक पॉइंट और आ रहा है कि अर्थ निरूपण की प्रक्रिया। कोई बताना चाहेगा कि अर्थ निरूपण की प्रक्रिया क्या होती है? बताइए जरा। अर्थ निरूपण की प्रक्रिया देखिए, यहाँ पर सेवार्थी के जो अचेतन मन में बैठी जो धारणाएं हैं उसको सूक्ष्म अध्ययन करना, मतलब बहुत ही बारीकी से अध्ययन करना होता है और समस्याओं का समाधान करना होता है, ठीक है। और सेवार्थी की जो भी गंभीर समस्याएं होंगी उसके लिए होता है। तो ऐसे में जो सेवार्थी की गंभीर समस्या होगी वो अर्थ निरूपण करेगी। तो सेवार्थी की गंभीर समस्या और उसकी समस्याओं का अध्ययन करना, सेवार्थी में जो भी बैठी जो भी चीज़ें अचेतन में है, ठीक है, उसकी धारणाओं को सूक्ष्म तरीके से अध्ययन करना होता, वो कहलाती है अर्थ निरूपण। कोई व्यक्ति के अंदर बहुत ही महीन टाइप के, जब आप लोग बोलते हैं ना बड़ा महीन व्यक्ति है ये,
है ना। तो ऐसी कंडीशन पर आपको क्या करना होगा, सूक्ष्म अध्ययन करना पड़ेगा, उसको बोलते हैं अर्थ निरूपण वाला है क्रिया। संबल की प्रक्रिया की बात करें अगर हम, तो इस प्रक्रिया के अंतर्गत सेवार्थी की संवेदनाओं, चेतनाओं और आशंकाओं के साथ जो है पूर्ण सहानुभूति व्यक्त करते हुए भावनाओं के स्तर पर संबल प्रदान करना होता है, ताकि वह अपनी समस्याओं के प्रतिकार के लिए स्वयं के रूप में तैयार हो सके। तो संबल एक प्रकार की विधि है जहां आप सहानुभूति परानुभूति के माध्यम से उसको प्रदान कर रहे हो, ठीक है। तो ये चीज़ है, और ये बेसिकली समस्या को समाप्त करने के लिए कर रहे हो, ठीक है। तो ये संबल है। तो ये आप ध्यान रखिएगा कि जैसे मैंने अभी आपको बताया ना कि भाई अध्ययन में 3 बातें, केंद्र, अवलोकन, समावेशन है, वैसे ही सामाजिक निदान में 3 बातें बताया, गतिशील, कर्णविनेशी, उपचार। ठीक उसी प्रकार से आप उपचार में भी कुछ विधियों के नाम जान लीजिए आज, कि समावेशन, स्पष्टीकरण और अर्थ निरूपण, संबल की जो प्रक्रिया होगी वो उपचार की हो जाएगी, ठीक है। बस सिंपल सी बात है ना। तो ये चीज़ हो जाती है। बाकी आप देख लीजिए उपचार की प्रविधियाँ भी वही है जो मैंने आपको बता चुका हूँ कि सेवार्थी का सम्मान दिया जाना चाहिए, ठीक है भाई। प्रयोगात्मक क्रियाविधि होनी चाहिए सेवार्थी के प्रति में। और अगर हम बात करें तो यहाँ पर सेवार्थी के जो है व्यक्तिगत कार्यकर्ता के बीच में, सेवार्थी और व्यक्तिगत कार्यकर्ता के बीच में रोगात्मक संबंध, ठीक है, अवश्य ही होनी चाहिए। मतलब एक प्रकार के यहाँ जो चीज़ें बताने की कोशिश की जा रही है, तो कार्यकर्ता और व्यक्ति के बीच में, ठीक है भाई, तो रोगात्मक संबंध अवश्य, मतलब एक प्रकार से घनिष्ठ संबंध की बात हो रही है यहाँ पर, है ना। घनिष्ठ संबंध बेटर रहेगा, ठीक है। आप घनिष्ठ संबंध अवश्य होने चाहिए, ये बात ध्यान रखिएगा यहाँ पर, है ना। ये शब्द नहीं मिलेगा आपको, घनिष्ठ शब्द मिलेगा, ठीक है। ये शब्द एग्जाम में मिलेंगे, घनिष्ठ वाला, तो इसे आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और नेक्स्ट पॉइंट पे मूल्यांकन, तो आपको पता होता है भाई मूल्यांकन किसे कहते हैं। कोई बताना चाहेगा मुझे मूल्यांकन किसे कहते हैं? आप लोग बोल नहीं रहे हो आज, क्या बात है भाई, बताइए जरा, मूल्यांकन किसे कहते हैं? तो मूल्यांकन का मतलब एक तरह से आंकना कि हमने कितना काम कर लिया है और कितना उसमें सही है। ओके, ठीक है भाई। मतलब आपने उस सेवार्थी के बारे में देखा कि सेवार्थी किस स्तर तक सीखा है, मतलब सेवार्थी में कितना मॉडिफिकेशन हुआ है, परिमार्जन कितना सेवार्थी में हुआ है। आपका कहने का मतलब ये ठीक था, बहुत बढ़िया था। तो सिंपल लैंग्वेज में मूल्यांकन ज़रूरी है और इम्पोर्टेंट भी है मूल्यांकन। और मूल्यांकन उसी को कहा जाता है कि आपने सेवार्थी की समस्या का कितना ऑब्जर्व किया है, ठीक है, और उस समस्या का ऑब्जर्व करके उस सेवार्थी ने कितना उसको ग्रहण किया है, कितना मॉडिफिकेशन हुआ उसमें, कितना मॉडिफिकेशन किया गया है और कितनी ज़रूरत है, उसी को हम लोग बोलते हैं मूल्यांकन, ठीक है। तो मूल्यांकन जो होता है सेवार्थी के व्यवहार में, या उसके व्यवहार का जब आप मूल्यांकन करते हैं तो व्यवहार में हुई जो भी कठिनाई, मतलब उस दौरान प्रक्रिया के दौरान या समस्या समाधान के दौरान हो रही जो भी कठिनाई है, उस कठिनाई का भी आप पता लगाते हैं मूल्यांकन के माध्यम से कि रीज़न क्या है कि जिसकी वजह से इसमें मॉडिफिकेशन नहीं हो रहा है, क्या रीज़न है इसके अंदर जो है मॉडिफिकेशन नहीं हो रहा। तो ये होता है मूल्यांकन, है ना, कि बच्चे के बारे में हम पता लगाते हैं उसकी प्रगति कहाँ तक हुई है और उसको क्या चीज़ ज़रूरी है और चीज़ें, ठीक है। और उसी के माध्यम से हम जब सेवार्थी के अंदर व्यवहार को सरल और सुगम बनाने की बात करते हैं, एक वांछनीय की प्रक्रिया में ले जाने की बात करते हैं, तो ऐसी कंडीशन पर हम उसे मूल्यांकन करते हैं। तो मूल्यांकन ज़रूरी है। और मूल्यांकन 2 टाइप का होता है, एक होता है योगात्मक मूल्यांकन, एक होता है रचनात्मक मूल्यांकन। और रचनात्मक मूल्यांकन ये होता है जिसको आप लोग नोट भी कर सकते हैं या समझ भी सकते हैं कि मूल्यांकन 2 टाइप का होता है। एक रचनात्मक होता है, और ध्यान रखिएगा रचनात्मक मूल्यांकन वो होता है कि जब सेवार्थी के विकास में अगर मान लीजिए कोई भी क्रियाविधि हो रही है, उसकी प्रतिपुष्टि के लिए आपने कोई निर्णयात्मक मूल्यांकन का उपयोग किया है। सपोज मान लीजिए मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि एक शिक्षक पढ़ाने के दौरान यह जांच करने की कोशिश करता है कि बालक के या व्यक्ति के या शिक्षार्थी ने अभिवृत्ति और अनुभूति और ज्ञान कितना प्राप्त किया है। जैसे अगर मैं आप लोगों से जब पूछता हूँ मैं कि भाई बताइए आपको ये समझ में आया, आप बोलते हो हाँ, और जब मैं कोई चीज़ पूछता हूँ इसमें, तो अगर आप मुझे उसके बारे में बताते हैं तो मुझे ये लग जाता है, मैंने निर्णयात्मक मूल्यांकन कर लेता हूँ तुरंत। तो भाई मैं रचनात्मक मूल्यांकन कर लेता हूँ कि हाँ भाई ये बच्चों को आ गया है ये चीज़ें। और एक होता है योगात्मक मूल्यांकन, और इसमें इस मूल्यांकन के दौरान क्या होता है, ये शिक्षण प्रक्रिया के दौरान ही की जाती है योगात्मक मूल्यांकन। ये किसके दौरान की जाती है? शिक्षण प्रक्रिया के दौरान ही किया जाता है योगात्मक मूल्यांकन।
और इस मूल्यांकन से ये पता लगाया जाता है कि सेवार्थी जैसे उसके व्यवहार के दौरान वो असफल क्या हुआ है। ठीक है, तो सेवार्थी की असफलता का कारण पता लगाया जाता है। तो योगात्मक में असफलता का कारण हम बेसिकली पता लगाते हैं योगात्मक मूल्यांकन में। ठीक है, तो याद आपकी रखिए। आवाज नहीं आ रही सर, आपकी आवाज नहीं आ रही है। क्या मेरी आवाज़ नहीं जा रही है आपके पास? एक बार क्लियर करिए सभी बच्चे। ठीक है, तो योगात्मक मूल्यांकन और रचनात्मक मूल्यांकन दोनों जो है ये पार्ट है मूल्यांकन के। मूल्यांकन में ध्यान रखने वाली बात यह है, मूल्यांकन करते हम इसीलिए हैं कि जो सेवार्थी है, जो समूह है, जो कम्युनिटी है, वो विकास का निरंतर गति बनी रही, उसके निरंतर उसका मूल्यांकन किया जाए। ये एक प्रकार का हमारा उद्देश्य बनता है कि सेवार्थी की योग्यता क्या है, कुशलता क्या है, क्षमता क्या है, गुण क्या है, इत्यादि चीज़ों का हम पता लगाते हैं इसी मूल्यांकन के माध्यम से। मैं सामाजिक कार्य करता हूँ, आप सभी लोग सामाजिक कार्य करता हो, तो सामाजिक कार्यकर्ता की कुशलता और सफलता का पता भी, आप ध्यान रखिएगा, सामाजिक कार्यकर्ता का भी कुशलता और सफलता का पता भी मूल्यांकन के द्वारा ही पता चलता है कि आप कितने सही तरीके से मूल्यांकन कर रहे हैं। ठीक है, ये चीज़ आप लोग को ध्यान भी रखनी है। आप लोग ऑब्जर्व किया करो, जैसे अगर आपको मैं बता दूं इंटरव्यूज़ वगैरह में आजकल ऐसा सिस्टम चल गया है भी कि आप लोग ऑब्जर्व करिए थोड़ा सा, कहीं ना कहीं पर्सनालिटी प्लस में आपको बात बताऊँ तो उसकी जो है कद है ना, और उसकी अगर हम बात करें फिजिकली मोमेंट वगैरह है ना, ये सारी चीज़ें बेसिकली आजकल के इंटरव्यू में देखा जा रहा है। ठीक है भाई, वो व्यक्ति है कैसा, कैसा नहीं है, तो ये जो कि एक प्रकार से भेदभाव पक्षपात की तरफ लेके जाता है ऐसी कंडीशन पे इंटरव्यू में। अगर ये हमने क्या किया, मूल्यांकन किया एक तरीके से, आप लोग भी मूल्यांकन करके एक बार इसके बारे में ज़रा ऑब्जर्व करिए, ज़रा सोचिए क्या ऐसा समाज में चल रहा है कि नहीं चल रहा है। वो व्यक्ति जो कि उससे ज़्यादा अगर जान रहा है कोई व्यक्ति, तो उसको जॉब नहीं मिल रही है, जो कि उसकी अगर पर्सनालिटी अच्छी है, हर चीज़ ठीक ठाक है और उसे कम नॉलेज है, तो उसको रेफरेंस किया जा रहा है। और ये ऐसा आप लोग देखा भी होगा आप सभी लोगों ने शायद। तो ये मूल्यांकन की प्रक्रिया इसी तरीके से। राइटिंग में भी मांगते हैं, आप तो डायरेक्ट राइटिंग में मांगते हैं, पहले तो खुद ही ऑब्जर्व करते थे, अब तो राइटिंग में मांगते हैं। नहीं, राइटिंग में अगर मांगते हैं तो जगहों पर। हाँ, और राइटिंग में मांगते ही मांगते हैं। प्लस मैं आपको बता दूं, जब कभी इंटरव्यू होता है, ये यूपीपीएससी की बात कर रहा हूँ मैं, यूपीपीएससी की बात कर रहा हूँ, यूपीपीएससी वगैरह में भी ऐसी चीज़ें इंटरव्यू के दौरान देखने को मिल रही है ना, यूपीपीएससी में भी। ठीक है, यहाँ तक कि उसमें मिल रही है, आप सोचिए एक बार, लोग कहते हैं वो नहीं है, लेकिन आजकल वो वहाँ पर मिल रही है। तो ये मूल्यांकन थी, ये चीज़ें आप लोग ध्यान रखिएगा थोड़ा सा, है ना, इम्पोर्टेंट चीज़ें थी। और आगे हम बात करें तो देखिए इसके मूल्यांकन के कुछ पार्ट हैं यहाँ पर बताए गए हैं, जैसा आप समझ सकते हो कि समस्या का मूल्यांकन हो सकता है, सेवार्थी के व्यक्तित्व का मूल्यांकन हो सकता है, सेवार्थी की सामाजिक पर्यावरण का मूल्यांकन हो सकता है। वही चीज़ें जो मैंने बता रहा था कि मूल्यांकन के दौरान बालकों की प्रगति स्तर का पता लगाते हैं हम, या सेवार्थी का पता लगाते हैं, है ना, यही चीज़ थी जो मैंने आपको बता चुका हूँ भाई। ठीक है, और आगे बढ़ता हूँ। और उसके बाद होता है सेवा की समाप्ति। और सेवा की समाप्ति का मतलब आप समझ गए कि भाई जाहिर सी बात है, जब आपने देख लिया, ये मूल्यांकन वगैरह कर लिया और सेवार्थी वहाँ पर कितना सीख लिया ये भी पता चल गया, तो आप जाहिर सी बात है क्लास को आपने क्या कर दिया, समाप्त कर दिया, फिनिश कर दिया। ठीक है, तो ये एक्टिविटी हो जाती है सेवा की समाप्ति में। ठीक है, यहाँ पर आप अगर देखें तो सेवार्थी इस बात से समग्र रूप से आकलन कर सके और व्यक्ति सेवा कार्य प्रक्रिया के बाद इसे अपेक्षित संतुष्टि मिल सके अथवा नहीं। तो ये भी चीज़ देखते, अगर ऐसी कंडीशन देखने को हमें मिल जाती है, भाई संतुष्ट है और सही तरीके से काम आप कर ले रहा है, सब कुछ इंस्ट्रक्शंस वगैरह फॉलो भी कर रहा है, आत्मनिर्भर भी बन गया है, तो हमने सेवा का क्या कर दिया, समाप्त कर दिया। तो इस तरीके से सेवा की समाप्ति हो जाती है। देन उसके बाद अगर मैं बात करूं आपसे, तो सेवा की समाप्ति के बाद आपका आता है एक प्रतिपुष्टि होती है। और प्रतिपुष्टि में हम ये देखते हैं कि भाई क्या क्या सेवार्थी से ये प्रतिपुष्टि आपको बताऊं मैं, सेवार्थी से लेते हैं या तो पेरेंट्स से लेते हैं। ठीक है, तो उससे हमें ये पता चलता है कि भाई इन लोगों में मतलब कैसा रहा। और ये होता है बेसिकली सोशल वर्कर के लिए, और उसमें हो सकता है कोई बताए भाई पीपीटी सही नहीं थी, क्वेश्चन आंसर भी सही नहीं था, तो ऐसी चीज़ें मिल सकता है, या गुड था, कम्युनिकेशन अच्छा था, बेस्ट था, ठीक है, बेटर था, इस तरीके का ऑप्शन मिलते हैं प्रतिपुष्टि के लिए। तो ये सेवार्थी या तो फिर पेरेंट्स के माध्यम से किया जाता है। ठीक है, यह है प्रतिपुष्टि, लास्ट में किया जाता है ये। और इसके मतलब ये नहीं कि आपने छोड़ दिया, फिर दोबारा से भी आप उसको देखना है आपको कि भाई 1 महीने में, 15 दिन में, 20 दिन में कि वो ठीक ठाक चल रहा है कि नहीं ठीक है। यदि समस्या हो रही है तो फिर आपने शुरुआत कर देनी है कार्य को। ठीक है, अध्ययन निदान उपचार वाली प्रक्रिया फिर से दोबारा से स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, वहाँ से चलिए आगे। तो उसको हम नाम दे देते हैं पुनर्वास, उसका हम फिर नाम दे देते हैं पुनर्वास। ठीक है,
पुनः हम क्या कर रहे हैं उसको पुनः उसे समाज की मुख्य धारा से जोड़ रहे हैं। ठीक है, तो ये था आपका। फिर अब हम बात करते हैं इंग्लैंड के थोड़े से हिस्ट्री के बारे में कि केशवर्क इंग्लैंड में हिस्ट्री के माध्यम से क्या चीज़ें थी। तो यहाँ ध्यान रखिए आप सभी लोग, आप लोगों को अच्छे तरीके से पता है और ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है एलिजाबेथन को लेकर। एलिजाबेथन जो है कई बार एग्ज़ाम में क्वेश्चंस में बनकर आया हुआ है, पूछा गया है कई बार क्वेश्चन से लेकर। तो आप इसे कैसे ध्यान में रखेंगे तो मैं आपको बताता हूँ। 1601 में एलिजाबेथन पुअर लॉ कानून बना जिसके द्वारा पुरखों और अभावग्रस्त माता पिता की सहायता करना अनिवार्य कर दिया। बेसिकली ये जो था एलिजाबेथन, ये था गरीबों को लेकर। ठीक है, ये चीज़ें आप ध्यान रखिएगा यहाँ पर। तो इसमें 3 बातें कही गई। आप लोगों ने क्वेश्चन में भी देखा होगा कि भाई सामर्थ्य निर्धन, असामर्थ्य निर्धन और आश्रित बालक क्या होते हैं। ठीक है, इस तरीके का जो शब्द आपको जब कभी मिले तो आपके दिमाग में ये बात तुरंत आ जानी चाहिए कि भाई ये तो एलिजाबेथन पुअर लॉ है जो 1601 में लाया गया था। ठीक है, तो ये भी बेसिकली केशवर्क के माध्यम से ही किया गया था। ये एक प्रकार से हिस्ट्री के पार्ट में आप इसे समझ सकते हैं। ठीक है, हिस्ट्री के पार्ट में। ठीक है, बाकी आप अगर हम देखें तो यहाँ पे देखिए सामर्थ्य निर्धनों को हाउसेज ऑफ करेक्शन या वर्क हाउसेज में रखने की व्यवस्था की गई थी और उन्हें दान देना निषिद्ध था। ठीक है, दान देना निषिद्ध था। तो ये थे सामर्थ्य निर्धन वाले। ठीक है, और अगर हम बात करें यहाँ पर आगे तो असमर्थ निर्धन वाले के अंतर्गत तो रोगी और जो है विराश्रित और बुद्ध, अंधे और बहरे, गूंगे, लंगड़े, पागल और वे माताएं, जिसके यहाँ पर कहने का मतलब बेसिकली जो किसी दूसरे पर आश्रित हो या एक प्रकार से असहाय की प्रक्रिया में हो, इन लोगों को कहा गया कि ये हैं असामर्थ्य निर्धन जो कि अपनी मदद नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, तो ये चीज़ आप लोग ध्यान रखिएगा थोड़ा सा। और आश्रित बालक वो होता है जो दूसरे पर ही ऑलरेडी आश्रित होता है। एग्जाम में एक बार क्वेश्चन आया हुआ था मैच करने को लेकर, है ना, और आप लोगों ने मैच नहीं कर पाते थे। तो मैं आपको बता दूं यूजीसी में इसी तरीके से आपको सामर्थ्य निर्धन, असामर्थ्य निर्धन और आश्रित बालक दे देगा और एक तरफ उसकी पूरी परिभाषा लिख देगा, तो आपको मैच करना पड़ेगा। ठीक है, अगर आपको ये चीज़ें पता रहेंगी कि जिसको भाई करेक्शन व वर्क हाउसेज में रखा गया, जिसको दान देना निषिद्ध माना गया, तो वह सामर्थ्य निर्धन रहा। और जो असामर्थ्य रहे, जो एक प्रकार से असहाय रहें, उनको हम बोलते हैं असमर्थ, और जो दूसरे पर आश्रित रहें उसे हम आश्रित बालक के रूप में देखते हैं। ठीक है, तो ये सिंपल था और इसमें कुछ टफ चीज़ नहीं थी। ठीक है, कोई डाउट, कोई दिक्कत बताइए जरा। यहाँ तक 3 चीज़ें हमने अभी क्लियर किया है। एक बोलिए। पुअर लॉ अमेंडमेंट एक्ट, एक बार रचनात्मक मूल्यांकन। अच्छा, हेलो, हाँ हाँ, रचनात्मक मूल्यांकन से वॉइस कट गई थी तो थोड़ा समझ नहीं आया। देखो रचनात्मक मूल्यांकन क्या होता है आप सुन लीजिए। रचनात्मक मूल्यांकन के अंतर्गत हम इसको निर्णयात्मक मूल्यांकन भी कहेंगे। और इस मूल्यांकन में आप ध्यान रखना कि आप सोशल वर्कर हो और सोशल वर्कर जब भी कोई क्रियाविधि करेगा उस दौरान वह जांचता है कि बालक की अभिवृत्ति क्या है। अभिवृत्ति का मतलब एटीट्यूड क्या है, उसकी अनुभूति क्या चीज़ है, उसके अंदर ज्ञान कितना है। ठीक है, इन सारी चीज़ों को जब जांच करता है क्रिया के दौरान सोशल वर्कर, तो उसको हम बोलते हैं रचनात्मक या निर्णयात्मक। ठीक है, ठीक है, हाँ। और योगात्मक जिसको आप यहाँ पे निदानात्मक में अगर मैं बात करूँ तो सिंपल है, आप समझ जाते हैं कि भाई शिवार्थी के अंदर कितना सफल है कितना असफल है। अच्छा, आगे हम बात कर लेते हैं। यहाँ पर म्यूट हो जाइए, एक बार म्यूट हो जाइए। पुअर लॉ अमेंडमेंट एक्ट, ठीक है, पुअर लॉ अमेंडमेंट एक्ट क्या है बताइए जरा, बोलिए। क्या कह रहे हैं भाई, आवाज नहीं आ रही है। चलो म्यूट हो जाइए, एक बार म्यूट हो जाइए। कोई भाई अनम्यूट है, म्यूट हो जाइए प्लीज। चल रहा हूँ। तो इस एक्ट में आप ध्यान रखें ये सभी चीज़ें कि भाई ये भी एक प्रकार से इंग्लैंड का ही है और ये व्यापक रूप है न्यू पुअर लॉ का रूप। तो हम इसे कह सकते हैं न्यू पुअर लॉ। ठीक है, एक प्रकार से। और ये क्यों न्यू पुअर लॉ कह सकते हैं, क्योंकि ये 1834 में लाया गया था, 1834 में लाया गया था, 1834 में लाया गया था।
यह अधिनियम। और ये जो था 1601 की जो गरीब कानून के था उसके आधार पर पहले से जो कानून थे उसकी पूरी तरीके से इसमें थोड़ा सा पूरी तरीके से मैं कहता हूँ, चलो ये सही रहेगा, क्योंकि उसको मॉडिफिकेशन कर दिया गया, चेंजेस कर दिया गया, बदल दिया गया। ठीक है, तो इसमें जो है गरीबी राहत प्रणाली मौलिक रूप से बदलने का प्रयास जो किया गया था गरीबी राहत को लेकर, वो यही है पुअर लॉ अमेंडमेंट एक्ट ही। ठीक है, याद रखिएगा ये 1834 का है, ध्यान रखिएगा। और यहाँ अगर हम आगे बात करें तो इसमें कह रहा है कि कार्य गृह निवासियों के दुर्व्यवहार, उचित स्वच्छता का अभाव या अनैतिकता और भ्रष्टाचार के कारण सन 1982 में पुअर लॉ अमेंडमेंट एक्ट बन गया। अब ये हालांकि मैं आपको बता रहा हूँ अभी कि 1834 में लाया गया है, इसको आप खासकर ध्यान रखिएगा सभी लोग। तो ये बाद में जब बना है, ये 1982 में पुअर लॉ अमेंडमेंट एक्ट बना हुआ है, उस समय ये बना था। ठीक है, तो 1834 इम्पोर्टेंट है, 1982 इम्पोर्टेंट नहीं है, इसको आप खास कर ध्यान रखिएगा। पुअर लॉ अमेंडमेंट एक्ट 1834 वाला ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, इसका आप खास कर ध्यान रखिए। व्यापक रूप में इसमें चेंजेस किए गए, बदलाव किए गए, और ये जो है इसी के आधार पे कार्य किए गए थे। ठीक है, गरीब राहत प्रणाली मौलिक रूप से बदलने का प्रयास, ये सारे के सारे बदलाव या चेंजेस जो है इसी गरीबी कानून संशोधन अधिनियम, जिसको आप बोलते हो पुअर लॉ अमेंडमेंट एक्ट 1834, यही इसका नाम है, याद रखेंगे आप सभी लोग। ठीक है, आगे हम बात करते हैं यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट पर, और थॉमस चॉमस का योगदान। तो थॉमस चॉमस का योगदान की अगर हम बात करें तो ये देखिए, इनका जो कार्यकाल था 1780 से लेकर 1847 के बीच का था। इन्होंने कहा कि अनुभव के आधार पर दान पद्धति जो है कटु आलोचना के रूप में इन्होंने इसकी एक व्याख्या किया। तो इन्होंने कहा कि व्यवस्था निर्धन में आचार्य भ्रष्टाचार को प्रोत्साहन देना। ठीक है, तो स्वावलंबी की इच्छा को निर्बल बनाती है, यह एक प्रकार का इनका स्टेटमेंट था या सुझाव आप कह सकते हैं। मैं आपसे कहूँगा कि आप लोग ध्यान सिर्फ रखें 1601, दूसरा ध्यान आप ये रखें कि गरीब कानून संशोधन अधिनियम जो आप लॉ अमेंडमेंट एक्ट पढ़ रहे हैं 1834 वो, और तीसरी बात थॉमस चॉमस का भी आप यहाँ पे ध्यान रख सकते हैं कि इनका जो कार्यकाल था इसके बीच में। लेकिन एग्जाम में अगर कोई प्रश्न बनता है तो स्वावलंबी की इच्छा को निर्बल बनाती है, ये बात किस बंदे ने कहा है, तो थॉमस चॉमस का नाम आ जाएगा। स्वावलंबी करने, स्वावलंबी का मतलब जानते हैं आप लोग, इंडिपेंडेंट होता है, स्वतंत्र होता है, इसका मतलब है ना, ऐसी क्रिया विधि हो रही थी। आगे बढ़ते हैं हम लोग अब, और नेक्स्ट पॉइंट लेते हैं, है ना। आप लोगों ने एक नाम सुना होगा, हेनरी सोइल का नाम। आप लोग जानते हैं हेनरी सोइल का नाम, बताइए। हाँ, बहुत बढ़िया। तो यहाँ हेनरी सोइल और चार्ल्स स्टुअर्ट, ये इंपॉर्टेंट है, चौथी पॉइंट है, हिस्ट्री का केस वर्क का चौथी पॉइंट है ये। ठीक है, तो इस पॉइंट में अगर मैं बात करूं तो चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन सोसाइटी की स्थापना 1869 में किया गया था। और ध्यान रखना आप सभी लोग, 1877 की बात आएगी तो अमेरिका बुफेलो की हो जाएगी, वो आपका सही हो जाएगा। और अगर हम बात करें कि अमेरिका लंदन की जो है यूके की, तो आपको ध्यान रखना होगा 1869 का, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा। हेनरी सोइल ने और चार्ल्स स्टुअर्ट लॉज के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी 1869 में। और इसका बेसिकली अगर हम बात करें तो इसका काम यही था कि लोगों को मदद करने की बात करता था। तो ये इंडिविजुअल भी करता था, ग्रुप में भी करता था, और ये इसका क्या नाम था, कम्युनिटी में भी करता था। एक वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो आप लोगों को मैंने एक बार बता चुका हूँ, इसे भी आप लोग ध्यान रखिएगा कि इसका नाम जो चेंजेस के रूप में आया, सोसाइटी फॉर ऑर्गेनाइजेशन रिलीफ एंड रिप्रेसिंग में बदल कर, तो इसका नाम जो है बदल गया था। तो ध्यान रखने वाली बात यह है आप सभी को, अभी तक तो कभी एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन बनकर तो आया ही नहीं, और आप लोगों ने भी शायद इसको कभी देखा भी नहीं होगा। लेकिन आप ध्यान ये चीज़ें रखेंगे कि जब कभी ऑप्शन में आपको मिले कि सोसाइटी फॉर ऑर्गेनाइजेशन रिलीफ एंड रिप्रेशन, और साथ ही साथ आपसे ये बात भी बोल रहे हैं कि 1869 में जो चैरिटी सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन था इंग्लैंड का, वह किस नाम से जाना गया, किस नाम में परिवर्तित हुआ, तो आप ये तुरंत कह देना कि सर ये तो सोसाइटी फॉर ऑर्गेनाइजेशन रिलीफ एंड रिप्रेसिंग में है। ठीक है, इसका नाम है रिप्रेसिंग। ठीक है,
अब ध्यान रखेंगे इसका जो पूरा श्रेय जाता है हेनरी सोइल का नाम जाता है। मैं आप लोगों को कई बार जब एग्ज़ाम में पेपर करवा रहा था तो मैं नाम भी कई बार आप लोगों से बोला भी हूँ। गुटरिन का नाम आता है कहाँ पर, गुटरिन का नाम तो आप याद रखेंगे ये अमेरिका का नाम आता है, अमेरिका में 1877 में। ठीक है, इसे आप ध्यान रखिएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है, हो रही है आप लोगों को, बताइए जरा एक बार। एक बार बोल दीजिए। नहीं सर। चलो बहुत बढ़िया है, अगर कोई दिक्कत नहीं हो रही है आप लोगों को तो बहुत अच्छी बात है। फिर चलिए जरा मुझे बताइए जो अपने इंडिया की था, अच्छा यहाँ पर देखो कर्नल सैमुअल का, अभी मैं उसके बारे में बात कर रहा हूँ इंडिया के बारे में। कर्नल सैमुअल ऑगस्ट बार्नेट का नाम, अब इसको ध्यान रखने की ज़रूरत नहीं है, ये आता नहीं है एग्ज़ाम में। अगर आप मेंस वगैरह पढ़ते तो मैं आपको बताता वहाँ पर, है ना। व्यक्तिगत समाज कार्य की विधियों की बात करें तो देखो एक तो होता है भाई घरेलू जानते हैं आप लोग, होम विजिट करना, तो ये विधि है, मेथड है, आप होम विजिट करिए, केस वर्क में आप होम विजिट करिए। होम विजिट जो होता है इम्पोर्टेंट होता है, उससे हमें बहुत सारी जानकारी मिलती है, अध्ययन में हमें बहुत सारी जानकारी मिलती है। फिर कहता है आप लोगों से बोलता है यहाँ पर एक बात और बोलता है कि भिन्न शाखाई, एक मिनट देखिए यहाँ पर आपको होम विजिट करना चाहिए, पहली बात हमें बहुत सारी जानकारी मिलेगी, और विभिन्न शाखाई साधनों का हमें प्रयोग भी करना चाहिए, और इसी प्रयोग से हमें सेवार्थी के बारे में बहुत सारी जानकारियाँ मिलती है। ठीक है भाई, तो साधन का होना भी अत्यंत आवश्यक है, ये भी केशवर की प्रविधि के ही अंतर्गत आ जाती है। और विशेष परीक्षण भी करने चाहिए, और परीक्षण आप जानते हैं भली भांति तरीके से TAT CAT बहुत सारी परीक्षण होता है, व्यक्तिगत परीक्षण होता है, आप उसका भी प्रयोग में लाया करें। ठीक है, तो ये भी आपका साक्षात्कार के ये भी आपका व्यक्तिगत समाजकारी में आपकी प्रविधियों के रूप में आ जाएगा। साक्षात्कार आप सभी लोग जानते होंगे, जरा मुझे बताएंगे साक्षात्कार किसे कहते हैं। साक्षात्कार बहुत ही सरल शब्दों में दो या दो से अधिक लोगों के बीच में किसी निश्चित हो या किसी औपचारिक हो या अनौपचारिक तरीके से आप मूल्यांकन कर रहे हैं या बातचीत कर रहे हैं, तो ऐसी कंडीशन पर हम उसे बोल देते हैं कि यह एक प्रकार का क्या है भाई, साक्षात्कार है। तो साक्षात्कार के अंतर्गत दो व्यक्ति या उससे अधिक व्यक्ति के बीच में जो संवाद होता है, चाहे मौखिक रूप से हो चाहे लिखित रूप से हो, तो वह आपका कहलाता है साक्षात्कार। ठीक है, ये इतनी बात आप लोग ध्यान रखिएगा साक्षात्कार में। बाकी आप लोगों को परिभाषा वगैरह यहाँ पर मिल जाएगी कि परिभाषा में देखिए लिंडमैन ने क्या बोला है, कहा है कि साक्षात्कार के अंतर्गत दो व्यक्ति या अधिक व्यक्तियों के बीच में संवाद या मौखिक उत्तर प्रत्युत्तर के बारे में बात करता है। ठीक है, प्रत्युत्तर, तो ये जो कम्युनिकेशन हो रहा है, संप्रेषण हो रहा है, वो बेसिकली जो बताया जा रहा है वो साक्षात्कार को बताया जा रहा है कि ये साक्षात्कार है। साक्षात्कार का मतलब समझ रहे हैं ना, इंटरव्यू। ठीक है, बाकी जो मैंने आपको बताया है होम विजिट के बारे में, वही है गृह भ्रमण, घरेलू भ्रमण के लिए। ठीक है, तो ये चीज़ आप यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, बाकी इसमें इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं आपको बताता कि भाई क्या है मेंटल हाइजीनिक प्रैक्टिस, ये सारा चीज़ें इंपॉर्टेंट नहीं, इसको आप छोड़ दीजिए, स्किप कर दीजिए। ठीक है, उतनी ही चीज़ें पढ़िए जो कि एग्ज़ाम में आप लोगों को पूछा जाता है, जो जहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, चलिए आगे हम बात कर लेते हैं। और ठीक है, ये देखो विधियाँ ही हैं, पर्यावरण में परिवर्तन लाना, जोड़ तोड़ की बात करना, ये भी एक प्रकार की मेथड्स ही है, मॉडिफिकेशन करना पर्यावरण को। ठीक है, पर्यावरण को मॉडिफिकेशन करना, ये भी एक प्रकार की उसकी विधि के ही अंतर्गत आ जाएगा। ठीक है भाई, तो ये जो था आपका केशवर्क के संबंध में था, आप ध्यान रखेंगे ये सभी की सभी चीज़ें। और मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ इंडिया के बारे में, TISS के बारे में आप भली भांति तरीके से जानते भी हैं, मैं थोड़ा सा बस जिक्र कर देता हूँ यहाँ पर, आप लोग इसे सुन लीजिए एक बार, है ना। कि टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस करके नाम आता है, ये मुंबई में है, आप इसका खास कर ध्यान रखिएगा। और 1936 में इसकी स्थापना की गई थी। ये 2-3 बातें हैं जो आपको ध्यान रखनी होगी। और सबसे प्रथम जो इसके निर्देशक थे उनका नाम था डॉक्टर मन्सर्ट, आप इसे भी ध्यान रखेंगे, या तो कॉपी पर लिख लीजिए। एग्ज़ाम में प्रश्न बन गया था कि भाई जो टाटा इंस्टीट्यूट सोशल साइंस है, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस, उसके प्रथम निदेशक कौन रहे हैं, ये प्रश्न बना हुआ था, तो डॉक्टर मन्सर्ट थे। और वर्तमान में इस समय अगर आपसे प्रश्न पूछे तो शालिनी भारत करके नाम है उनका, शालिनी भारत नाम है, ये उनकी जो है निदेशक हैं। और इसकी स्थापना की अगर मैं आप लोगों से बात करूं तो आप लोग भली भांति तरीके से रूबरू हैं, जानते हैं। उनका नाम है जहांगीर रतन जी दादा भॉय टाटा।
ठीक है, ये नाम है उनका, ये ध्यान रखिएगा आप सभी लोग कि इम्पोर्टेंट नाम है। इसको इन शॉर्ट में बोला जाता है JRD, ठीक है, JRD टाटा, ये आप ध्यान रखिएगा। इन शॉर्ट में इसको बोला जाता है। इनका पूरा नाम है जहांगीर रतन जी दादा भाई, दादा भॉय करके लिखते हैं, BHOY, भॉय करके होता है, दादा भॉय, और टाटा इनका पूरा नाम है, ये आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, इतनी चीज़ें आप लोग ध्यान रखिएगा। अच्छा, साथ ही साथ एक बात और बता दूं कि इसमें अगर कोई क्वेश्चंस बनेगा भी आप लोगों से, तो या तो निदेशक से बनेगा, या तो फिर इसके संस्थापक कौन है इससे बन सकता है आप लोगों से, और इसकी स्थापना कब हुई ये बन सकता है, बस इससे आगे कुछ नहीं बनेगा आप लोगों से। ठीक है, इसके आगे में कुछ नहीं बनेगा आप लोगों से। इतनी बात क्लियर हो गई तो मुझे बताइए जरा एक बार, फिर मैं स्टार्ट करता हूँ आप लोगों के ग्रुप वर्क के बारे में। यस सर जी। चलो, यस सर। तो यहाँ आपका जो टॉपिक था वो केस वर्क था, और केस वर्क हो गया आपका समाप्त। केस वर्क आपका हो गया समाप्त। ठीक है, केस वर्क में कोई डाउट है किसी चीज़ को तो आप पूछ लीजिए। मैं वीडियो को थोड़ा सा पॉज कर रहा हूँ, बंद कर रहा हूँ, आप मुझे अब मैं आप लोगों से बात करने चल रहा हूँ सोशल ग्रुप वर्क के बारे में। ये टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। और यहाँ पे पहले मैं आप लोगों को एक चीज़ बताऊँगा कि सोशल ग्रुप वर्क होता क्या है, सोशल ग्रुप वर्क होता क्या है। ठीक है भाई। अच्छा, केश वर्क में मैरी रिचमंड का नाम बहुत ही फेमस है, याद रखेंगे आप सभी लोग। केश वर्क के बारे में अगर कोई बात किया जाए तो मैरी रिचमंड का नाम बहुत फेमस है, उसको आप खास कर ध्यान रखिएगा। और ग्रुप वर्क में अगर मैं बात करूं तो एक नाम आता है आप लोगों का, ट्रेकर का नाम प्रिंसिपल में आ जाएगा, ग्रेस कोयले का नाम उद्देश्य में आ जाता है। हालांकि सबके अलग अलग स्टेटमेंट हो जाते हैं, अलग अलग तरीके से आना शुरू हो जाता है। तो आप ये दो नामों का ज़रूर आप लोग ध्यान रखिएगा, क्योंकि यहाँ से प्रश्न बनाए भी गए हैं ग्रेस कोयले से और ट्रेकर से, HB ट्रेकर से भी। ठीक है, तो जो सामाजिक समूह कार्य है ये भी एक प्रकार की प्राथमिक प्रणाली है, वाल्टर एंड्रियार्स की, फ्रीडलैंडर जिसने बताया था प्राथमिक प्रणाली में। और इसने कहा कि सामाजिक समूह सेवा वो प्रक्रिया होती है जिसके माध्यम से हम समूह में एक सामाजिक कार्यकर्ता जो उसकी समस्या होता है उसकी समस्या का निदान करता है, ग्रुप में, इंडिविजुअल नहीं ग्रुप में करता है। जिसे अब यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो जो ग्रुप होगा 8 लोगों का हो सकता है, 10 लोगों का हो सकता है, 20 लोगों का हो सकता है। तो इन सभी लोगों का जो ग्रुप होगा वो कॉमन समस्या होगी। अब ऐसा नहीं कि अगर मान लीजिए इसमें एक व्यक्ति ऐसा है जो उसको मनोसामाजिक समस्या है, एक व्यक्ति ऐसा है जो उसे नैतिकता की समस्या है, एक व्यक्ति ऐसा है जिसमें बिहेवियर की समस्या है, एक व्यक्ति ऐसा है, ऐसे अलग अलग नहीं मिलेंगे आपको, कॉमन समस्या मिलेगी। तो इसमें सभी की जो कॉमन समस्या होगी उस समस्या के रख के ध्यान में हम जो काम करते हैं वो ग्रुप वर्क कहलाता है एक प्रकार से। सिंपल लैंग्वेज में था, ये आप समझ भी सकते हैं आसानी से, अच्छे तरीके से, है ना। तो यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ, सामाजिक समूह कार्य के अंतर्गत जो समूह ही सेवार्थी होता है। अब यहाँ पर देखिए हम अभी तक बात कर रहे थे सेवार्थी के बारे में, अब हम बात करेंगे कि समूह के बारे में। तो जो समूह होगा वो सेवार्थी होगा, याद रखेंगे आप लोग। ठीक है, और अर्थात व्यक्ति की सहायता समूह के माध्यम से की जाती है जिसके में समूह की उन्नति और विकास संभव होता है, और कार्यकर्ता विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से समूह में उन्नति और विकास लाता है। व्यक्ति के लिए समूह आवश्यक होता है। ठीक है भाई। और सामाजिक समूह कार्य जो होता है समूह विकास के द्वारा व्यक्ति के विकास एवं उन्नति में सहयोग देता है, और वह व्यक्ति और समूह की एक ही समय में सहायता करनी पड़ती है। तो अब इसका मतलब ये नहीं कि समूह में एक बार आप आए, 4 बच्चे की सहायता किया मॉर्निंग में और 4 बच्चे की सहायता आपने किया आफ्टरनून में, तो ये गलत हो जाएगा। आपको एक ही समय में करना पड़ेगा। ये सामाजिक कार्यकर्ता की एक अहम भूमिका होती है इसमें, है ना। तो आप लोग खास कर ध्यान रखेंगे इसका। और आप समझ गए होंगे सामाजिक समूह में भी अगर हम बात करें तो इसमें भी मनोसामाजिक समस्याएं होती हैं, जिसमें अगर मैं बात करूं जो नेतृत्व की योग्यता और उसकी सहकारिता में विकास करने की बात करता है, सहभागिता के विकास करने की बात करता है, तो ये ग्रुप समूह होता है। ठीक है, सॉरी, ये समूह कार्य होता है। ठीक है, इसको हम क्या बोलेंगे, समूह कार्य बोलेंगे। ठीक, इसका आप खासकर ध्यान रखिएगा। देखिए यहाँ पे ट्रेकर महोदय क्या बोलते हैं परिभाषा के रूप में, कहते हैं कि सामाजिक समूह कार्य ठीक है कि एक प्रणाली होती है
ठीक है, जिसके द्वारा व्यक्तियों की समस्याएं संस्थाओं के अंतर्गत समूह में कार्यकर्ता द्वारा सहायता की जाती है। और यह कार्यकर्ता कार्यक्रम संबंधी क्रियाओं में व्यक्तियों की परस्पर संबद्धता क्रियाओं के मार्गदर्शन करता है, जिसमें वे एक दूसरे के संबंध स्थापित कर सकता है और व्यक्तिगत और सामूहिक सामुदायिक और दृष्टि से अपनी आवश्यकताओं और योग्यताओं के अनुसार विकास को सु अवसरों में लाभान्वित हो सके। तो आप इतनी बड़ी परिभाषा याद ना करें, आप सिंपल सी बात ध्यान रखें ट्रेकर महोदय की, कि ट्रेकर महोदय कहते हैं कि जो व्यक्ति है, जो समूह में व्यक्ति है, उसकी समस्या का समाधान हम एक संस्था के माध्यम से करेंगे, अकेले नहीं करेंगे, संस्था में जुड़े रहेंगे और उसके माध्यम से हम काम करेंगे। ये बात कहते हैं कौन? ट्रेकर महोदय। दूसरी बात ये कहते हैं कि परस्पर हमें उनके संबंध में, बराबर क्रियाओं के संबंध में हमें क्या करना है, उनको मार्गदर्शित करते रहना है। ये भी ट्रेकर बात कहते हैं कि बराबर कंटिन्यू उनको मार्गदर्शित करते रहिए आप, ठीक है। फिर कहते हैं कि उसके अगर आप समूह का विकास करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको आवश्यकताओं और योग्यताओं के अनुसार आपको विकास करना पड़ेगा, तभी आपको सकारात्मक रिजल्ट मिलेगा, अन्यथा नहीं मिल पाएगा। इस तरीके की बात कहने वाले जो हैं उनका नाम है HB ट्रेकर, याद रखेंगे उनका नाम है HB ट्रेकर के बारे में, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है ना, इसका आप खासकर ध्यान रखेंगे। आगे अगर हम बात करें इसके अर्थ के बारे में, तो आप भली भांति तरीके से जानते हैं कि जो समाज कार्य है वो वैज्ञानिक ज्ञान, प्रविधि, सिद्धांत और कुशलता पर ही आधारित है। तो इसलिए आप इसे भी कह सकते हैं, चाहे वो केस वर्क हो, चाहे ग्रुप वर्क हो, चाहे कम्युनिटी वर्क हो, तीनों पर ही फॉलो हो जाता है। समूह में व्यक्ति पर बल देंगे, अब वहाँ पर हम इंडिविजुअल बल दे रहे थे, यहाँ पर हम समूह में। अभी हम पढ़ेंगे आगे कम्युनिटी वर्क, तो कम्युनिटी में आप कम्युनिटी पर बल देंगे, तो कम्युनिटी जो होगी वो सेवार्थी के रूप में आएगी, ठीक है, तो वो भी सेवार्थी के रूप में ही आती है। आगे अगर हम बात करते हैं कि किसी कल्याणकारी संस्थानों में तत्वावधान में किया जाता है, तो यानी जो भी क्रिया विधि आप करेंगे तो वो एक संस्था के माध्यम से करेंगे। ये बात तो ट्रेकर महोदय ने कह दिया था और ये बात 110% सही है, इसका भी आप खास। अब ये आप लोगों से क्वेश्चन में मिलेंगे, आप सबको ये पॉइंट्स मिलेंगे कि कल्याणकारी संस्था को रिलेट करते हुए क्या सामाजिक समूह कार्य किया जा सकता है, तो आप कहोगे हाँ बिल्कुल किया जा सकता है भाई, इसमें कोई दो राय नहीं है ना। व्यक्ति की सहायता समूह के माध्यम से की जाती, बात तो ठीक है। और सेवा संबंधी क्रियाकलाप में समूह स्वयं एक उपकरण होता है, ये भी बात सही है कि जो समूह है एक उपकरण के रूप में, एक टूल्स के रूप में यूज़ हो रहा है ऐसी कंडीशन पर, ठीक है। बराबर मार्गदर्शन देंगे, क्रियाकलाप के साथ साथ ज्ञान, अनुभव इत्यादि चीज़ों का आप लोग क्या करेंगे, उसका प्रयोग में लाएंगे, ठीक है। आगे न्यूज ट्रेड की भी परिभाषा है। न्यूज ट्रेड इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, ग्रेस कोयले का नाम आप देख लीजिए, ग्रेस कोयले महोदय इम्पोर्टेंट है। अगर हम बात करें यहाँ पर, तो सामाजिक समूह कार्य का उद्देश्य जो होता है, सामूहिक स्थितियों में व्यक्तियों का अंतः क्रिया द्वारा व्यक्तियों का विकास होगा और ऐसी सामूहिक स्थिति को उत्पन्न करता है जिससे समान उद्देश्य के लिए एकीकृत और सहयोगी सामूहिक क्रिया हो सके। ग्रेस कोयले कहते हैं कि जब भी आप कोई ग्रुप वर्क करें तो उसमें सामूहिक स्थिति जो है वो व्यक्ति की अंतः क्रिया पर आधारित होनी चाहिए, और व्यक्ति की जब अंतः क्रिया पे बेस बनाकर आप करोगे तो उसकी अंतः क्रिया का विकास भी होगा। तो ऐसी कंडीशन पर आप क्या कर सकते हो, समान उद्देश्य के लिए एकीकृत करना पड़ेगा, सहयोग सामूहिक क्रिया के रूप में करना पड़ेगा आपको, मतलब जो भी आप मदद करेंगे वो समूह में देंगे। दूसरी बात ये कि आपका उद्देश्य होगा कि जो भी 8 लोग हैं, 10 लोग, उनको एकीकृत कर लेना है, एकीकृत करने का मतलब एक प्रकार से कि उन लोगों को कलेक्ट करना और उनकी प्रॉब्लम जो होगी कॉमन समस्या, उन्हीं समस्या पर हमें काम करना है, ठीक है। तो ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा। बाकी यहाँ पर देखिए विल्सन और रायलैंड का है, इतना इंपॉर्टेंट परिभाषा नहीं है ये। और हैमिल्टन महोदय की बात करें तो हैमिल्टन महोदय की किताब इंपॉर्टेंट है, बट इनका नाम यहाँ पर इंपॉर्टेंट नहीं है परिभाषा के रूप में, ठीक है। परिभाषा बस इतना ही जानिए, 2-3 लोगों का बहुत है काफ़ी। बाकी मैंने इस PDF में काफ़ी परिभाषा दे दिया है, अगर आप देखना चाहें तो आप देख सकते हैं उसमें, है ना, ईजिली। आगे हम बात करते हैं यहाँ पर अगर सामाजिक समूह की उद्देश्य के बारे में, तो इसका उद्देश्य जो होता है आप ध्यान रखें, इसका उद्देश्य होता है कि भाई समस्या का समाधान करना। जाहिर सी बात है, चाहे ग्रुप वर्क हो, चाहे कम्युनिटी वर्क हो, चाहे केस वर्क हो, वो सभी का होता है समस्या का समाधान करना। इसका उद्देश्य बहुत कॉमन होते हैं। अगर हम बात करें तो व्यक्ति के महत्व के बारे में संवेदनशील बनाने की बात करता है, ये भी एक प्रकार से उद्देश्य ही माना जाता है, ठीक है भाई। और समाज की स्वीकृति प्राप्त करना, स्वीकृति यानी अनुमोदन जिसको बोलते हो, एक्सेप्टेंस बोलते हो आप लोग।
और आत्मनिर्भरता विकसित करना ये भी एक प्रकार का सामाजिक समूह सेवा कार्य का ही उद्देश्य माना जाएगा। आत्मनिर्भरता विकसित करने के लिए भी आपको जो है एक प्रकार का उद्देश्य मान लिया जाएगा। सामंजस्य यानी घनिष्ठ संबंध वगैरह की बात किया जाए, समन्वय की बात किया जाए, ये भी एक प्रकार से माना जाएगा आपका उद्देश्य के रूप में ही, ठीक है। साथ ही साथ अगर मैं आप लोगों से बात करूँ तो सामाजिक संबंधों का मधुर बनने का मतलब होता है एक प्रकार से घनिष्ठ संबंध या समन्वय, कोऑर्डिनेशन आप कह सकते हो। प्रजातांत्रिक मूल्यों का विकास भी होना इत्यादि बहुत सारी चीज़ें हैं जो सामाजिक समूह सेवा कार्य के उद्देश्य के अंतर्गत हम देख सकते हैं, है ना। तो आप लोग इसे ध्यान रखेंगे खासकर। अगर हम बात करें तो यहाँ पर देखिए एक एक नाम लेकर, तो यहाँ पर गिरीश कोयले महोदय जी अपने शब्दों में इन्होंने कहा कि भाई जो व्यक्तियों की आवश्यकताओं और क्षमताओं के अनुसार विकास को हमें अवसर प्रोवाइड करना चाहिए, ये भी एक प्रकार का उद्देश्य मान लिया। एग्जाम में एक बार प्रश्न पूछ लिया था कि भाई बताइए जरा उद्देश्य किसके हैं, केवल उद्देश्य नाम से आ गया था। मैं दिखाऊंगा प्रश्न, एक ही बार प्रश्न आया, सिर्फ एक ही प्रश्न आया है, ये है ना, रिपीट नहीं हुआ है, दोबारा एक बार आया था। तो ध्यान रखना आप लोग, यहाँ पर ये जो सही जवाब हो जाएगा आपका आवश्यकताओं की क्षमताओं के अनुसार विकास का अवसर प्रोवाइड करना। और फिर था कि व्यक्ति को अन्य व्यक्तियों और समूह और समुदाय से समायोजन प्राप्त करने में सहायता करना, ये भी उसी का था उद्देश्य। समाज के विकास हेतु जो है व्यक्तियों को प्रेरित करना, ये भी था। और व्यक्तियों के अपने अधिकार सीमाओं योग्यताओं के साथ साथ अन्य व्यक्तियों के अधिकार और योग्यताओं के अंतरों की पहचान करना। तो ये एक प्रकार के गिरीश कोयले की महोदय की जो है डेफिनेशन थी कि आवश्यकता की पहचान करिए भाई, फिर उस व्यक्ति को समायोजित करिए भाई, फिर व्यक्ति को मोटिवेट करिए भाई, फिर व्यक्ति की अधिकार सीमाएं योग्यताएं जो भी हैं उसको क्या करिए आप आइडेंटिफाई करिए, आइडेंटिफाई करके उसकी समस्या का समाधान करिए, उसकी मदद करिए। इस तरह की क्रियाविधि जो करते हैं ये गिरीश कोयले महोदय करते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है गिरीश कोयले, इसीलिए मैं आप लोगों से कह रहा था कि ये इंपॉर्टेंट है ना। मेहता जी का इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बाकी इनका भी कुछ इस तरीके के 4-5 लाइन है ना, आप देख सकते हैं, है ना। PDF आपको अभी दे दूंगा। विल्सन और आइलैंड का भी इंपॉर्टेंट नहीं है। ट्रेकर जी के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं, सुन लेते हैं। इनका ज़्यादा कुछ नहीं है, सिर्फ 2 ही बातें इन्होंने कहा है अपने उद्देश्यों में। कहा कि मानव व्यक्तित्व का संभव जो होता है एक प्रकार से उच्चतम विकास करना होता है, ठीक है भाई। तो मानव व्यक्तित्व का संभव है कि उच्चतम विकास करना, ये कंपलसरी प्रकार से ट्रेकर कहते हैं प्रजातांत्रिक आदर्शों के प्रति जो होगा, या जिसको आप जनतांत्रिक बोलते हैं, आदर्शों के प्रति जो होगा वो समर्पित होना या अनुरक्त होना, इसी क्रियाविधि होना। तो आदर्श मतलब उसके प्रति आदर्श समर्पित होना चाहिए। तो आदर्श वाले जब शब्द कभी मिले या उच्चतम विकास वाला कोई क्रियाविधि मिले, लेकिन मिले तो आपको ग्रुप वर्क में मिले, तो आपका बात जो होगा सही हो जाएगा। आप ध्यान रखिएगा, उच्चतम विकास की बात हो या कभी जनतांत्रिक आदर्श की बात हो तो आपको कुछ सोचना ही नहीं है, केवल और केवल ट्रेकर बारे में ही सोचना है, और ये फिर आपका ऑप्शन सही हो जाएगा ट्रेकर महोदय का। बहुत ही सरल है, बस आपको मैं क्वेश्चंस बताऊँ, मैं वही चीज़ें पे चर्चा कर रहा हूँ जो इम्पोर्टेंट है, जो एग्जाम में प्रश्न बनाए जाते हैं, ठीक है। आप लोगों से वही बात कर रहा हूँ मैं। फिलीपींस यहाँ पर इंपॉर्टेंट नहीं, ना ही कोनोफ्का इंपॉर्टेंट है, परंतु देख लीजिए एक एक लाइन का। इसने कहा सदस्यों का समाजीकरण करना, तो ये फिलीपींस का एक स्टेटमेंट बन गया, ये एक प्रकार का उसका उद्देश्य था। और सामूहिक अनुभव आप समझ रहे होंगे, एक्सपीरियंस, और सामाजिक जो होता है कार्यात्मकता में वृद्धि करना, ये जेसल कोनोफ्का जिसको आप बोलते हो गेसल कोनोफ्का बारे में, ठीक है। तो आप यहाँ पर इस चीज़ों के बारे में समझ सकते हो, ठीक है। तो ये नैतिक मांगों के बारे में बात किया था, ठीक है, इसको भी आप ध्यान रखेंगे। साथ साथ प्रारूप के बारे में अगर मैं बात करूं आप लोगों से, तो आप लोग ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। जैसे कुछ प्रारूप के बारे में तो अगर एग्जाम में प्रश्न बनता है, जैसे आपसे कह दे कि उपचारात्मक प्रारूप किसने दिया, रेडिकल मॉडल किसके द्वारा लाया गया है, तो रेडिकल मॉडल जो है वो विंटर के द्वारा से लाया गया है। तो ये एक नाम है जो आप ध्यान रखेंगे, ठीक है, इंपॉर्टेंट नाम है ये, IMP करिएगा इसको, जो कि आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है एग्जाम में, ठीक है। तो ये प्रारूप होगा, ठीक है, आपको रेडिकल सोशल वर्क का मॉडल नहीं पूछ रहा है यहाँ पर, है ना, आप ध्यान रखिएगा थोड़ा सा। परस्परात्मकता प्रारूप की बात करें तो रेसिप्रोकल मॉडल हो जाएगा। यहाँ पर शकदारता हम कह सकते हैं, यहाँ पर इसका नाम है एक प्रकार का, है ना। तो ये चीज़ें हम ध्यान में रख सकते हैं। और विकासात्मक प्रारूप की बात अगर मैं करूँ तो आप ध्यान रखिएगा बेरस्टीन का नाम, ठीक है। तो ये 3 नाम है प्रारूपों में, आप जो एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट हो सकते हैं आप सभी के लिए, तो आप तीनों नाम ये ध्यान रखिए। बाकी इसमें डीप में जाने की ज़रूरत नहीं है कि आपको ये पूछेगा इसके अंतर्गत क्या बातें होती, वो चीज़ें नहीं, आपसे केवल सम्मिलित को लेकर प्रश्न बनाए जा सकते हैं। जैसे अगर मैं बात करूँ, आपने अभी देखा, मैंने अभी पढ़ाया भी था आप लोगों को कि भाई केस वर्क के अंतर्गत, और आज MPPSC की जब क्लास हो रही थी तो उसमें भी पढ़ा रहा था कि समाज कार्य के जो अंग होते हैं वो संस्था और सेवार्थी के साथ साथ मैंने समाज को भी रिलेट करवाया था आप लोगों से।
ठीक उसी प्रकार से जब मैं समूह के अंग या तत्व के बारे में बात करूं तो कार्यकर्ता भी आपको सोचना है, और प्लस में आपको सोचना है किसके बारे में, संस्था के बारे में। जो संस्था होगी वो समूह प्रक्रिया के रूप में आएगी। किसके रूप में आएगी? वो समूह प्रक्रिया के रूप में आएगी, जिसको आप बोलते हो अभिकरण या संस्था के रूप में। और एक आ जाएगी आपकी सेवार्थी। ठीक है, तो ये 3 शब्द आ जाते हैं। ये 3 अंग आप लोग खासकर आप लोग ध्यान रखिएगा, जो कि एग्जाम में पूछा भी जाता है। हाँ, 3 अंग। ठीक है, कौन कौन से 3 अंग होते हैं ये जो कि एग्जाम में पूछा जाता है। अब हम बात करेंगे कि सामाजिक समूह कार्य के अवस्थाओं के रूप में। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट फैक्ट है, आप लोग इसे भी खास कर ध्यान रखिएगा। यहाँ से 110% मैं आप लोगों से कह रहा हूँ, इसे पढ़ के जाइएगा, जो कि यहाँ से प्रश्न एग्जाम में श्योर पूछे जाएंगे। जैसे अगर मैं कहूँ बेल्स का नाम, ये बेल्स लिखा हुआ है। बेल्स 1950 में समूह के विकास का सिद्धांत दिया था, परंतु ये एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा आप लोगों से। और ये देखो टुकमैन, कहीं कहीं टुकमैन लिखा रहता है, कहीं कहीं टकमैन लिखा होता है, और किसी किसी बुकों में 1965 लिखा होता है, इसने इस्टेब्लिश किया है। किसी किसी बुकों में 1963 लिखा होता है। परंतु आप लोग ईयर्स में कंफ्यूज नहीं होंगे, क्योंकि ईयर पूछा भी नहीं जाता है। अगर आपसे पूछा जाता है तो 1963 लगाना, और अगर 1963 और 1965 दोनों आ रहे हैं तो प्राथमिकता 1963 को देना, क्योंकि वहाँ पर आप लोगों से टुकमैन एनसीईआरटी मानती है। कोर्ट जो है एनसीईआरटी की बुक मानती है, और एनसीईआरटी में ये बात साफ शब्दों में है कि 1963 में है, और इग्नू की बुक में भी 1963 में भी है। तो इसका आप खास कर ध्यान रखिए। इसने कहा था कि एक फॉर्मिंग होता है, स्टॉर्मिंग होता है, नॉर्मिंग होता है। ये क्रम याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। और परफॉर्मिंग होता है और एडजॉर्निंग होता है। तो ये 5 क्रम है इसके, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है। एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है आप लोगों से कि एक आपका हो जाएगा परफॉर्मिंग, दूसरा हो जाएगा स्टॉर्मिंग, तीसरा हो जाएगा नॉर्मिंग, चौथा हो जाएगा परफॉर्मिंग, और 5वां हो जाएगा आपका एडजॉर्मिंग। तो ये 5 चरण हैं। आपसे पूछेगा क्रम लगाइए जरा, कहेगा टकमैन का क्रम बताइए, ऐसे पूछ लेगा। तो ये क्रम पता होना चाहिए, तभी आप कर पाओगे। ठीक है, और अगर ट्रिक बनाना होगा तो आप FSNPA कुछ बना, FSNPA NPA। ठीक है, चलो अच्छा छोड़िए इसको, ट्रिक वगैरह। ठीक है, तो वैसे आप इसको इसी तरीके से याद रखिए। पहले परफॉर्मिंग होगा, फिर स्टॉर्मिंग होगा, फिर उसके बाद क्या हो जाएगा आपका नॉर्मिंग हो जाएगा। ठीक है, ऐसे आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो ऐसे में अगर मैं एक ट्रिक बताऊँ तो यहाँ पे आप ये समझ सकते हो। देखो, सबसे पहले ABCD में क्या आता है? F आता है, पहले F आएगा ना, तो सबसे पहले F को ढूंढना। उस ऑप्शन में सबसे पहले F को ढूंढना। F मिल गया तो F के बाद जो आता है उसके बाद वो सीक्वेंस, मैं सीक्वेंस बता रहा हूँ ABCD का, लेकिन आपको क्या करना है, ओड और इवन में चलना है। ओड और इवन में चलना है, और ओड इवन मतलब सम विषम में। तो आपने सबसे पहले देखा कि ये चीज़ें आएगी जहाँ पे सबसे पहले F आता है, उसके बाद आप क्या करना, उसके बाद का नहीं देखना कि F के बाद कौन सा अक्षर आ रहा है। ये मत ढूंढना कि F के बाद तो आएगा भाई N आना, F के बाद तो A आता है, F के बाद A आता है, और F के बाद जो होता है N भी आता है, P भी आता है, S भी आता है, लेकिन सबसे लास्ट में कौन सा आता है? S आता है। P से भी लास्ट में S आता है। तो यानी एक बार पहला लेना, फिर लास्ट में ले लेना S को। फिर उसके बाद यहाँ पर क्या करना, फिर आपको आ जाना, ओड इवन चल रहा ना, फिर आपने सबसे पहले लिया था, फिर उसके बाद क्रम में आ जाना। तो उसके बाद देखो N है, फिर P है, फिर A है। तो आप ऐसा मत करना कि A ले लेना, A को नहीं लेना है, आपको N को लेना है। ठीक है, A आप लास्ट में कर देना, क्योंकि आप सोच रहे हो A जो है आपका पहले अक्षर आता है, तो इसको सबसे लास्ट में रख लेना। ठीक है, तो ऐसे ट्रिक बना लेना, एज आपके माइंड में जैसे भी याद हो, तो ऐसे याद करके इसको ज़रूर, ये तो ज़रूर पूछा जा सकता है। और ये भी पूछा जाता है, आपको बता दूँ, कैनिंग का नाम, ये 1972 का है, दिशा निर्धारक। ये एग्ज़ाम में पूछा भी गया है प्रश्न, मैंने आप लोगों से करवाया भी था इसका प्रश्न, है ना। तो ध्यान रखिएगा। इसको दिशा निर्देशक को बोला जाता है, ओरिएंटेशन बोला जाता है, आप कह सकते हो विरोध भी कह सकते हो, समझौता भी कह सकते हो, घनिष्ठता भी कह सकते हो। ठीक है, और एक हो जाता है समापन हो जाता है। तो ये 5 स्टेप इसके भी हैं, आप ये भी ध्यान रखिएगा। ये 2 नाम आपने ध्यान रखा। तीसरे नाम की अगर मैं बात करूँ, ट्रेकर, ये भी आपको ध्यान रखना है, ये तीसरा नाम है। ठीक है, बस इन तीनों को ही याद रखना, बाकी को आप छोड़ दो, बाकियों को आप छोड़ दो। ये 3 का नाम आपको ध्यान रखना है। ठीक है, बाकी को आप छोड़ दो। तो ट्रेकर ने 1972 में ठीक उसी प्रकार कैनिंग की तरह ही इसने सबसे पहले प्रारंभ कर दिया, बिगनिंग हो जाएगा, समूह की भावना का आविर्भाव हो जाएगा, मित्रता का विकास हो जाएगा, फिर सशक्त समूह हो जाएगा, और समूह की
पतन हो जाएगा। तो ये आपको ध्यान रखना होगा ग्रुप वर्क में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से आप लोगों को ज़रूर एग्ज़ाम में प्रश्न मिलेंगे, ये पक्का है, इसमें कोई दो राय नहीं है। बाकी ये गार्लैंड, जोन्स एंड इसका कई नाम आते हैं, इसलिए यही नहीं, कोई कारण नहीं कि इसी वजह से नहीं, परंतु ये इतना फेमस नहीं रहा है जितना टकमैन का और ट्रेकर का और होलिन का रहा है। ठीक है, ये आपको 3 नाम को ध्यान रखना। बाकी यहाँ पे नॉर्दर्न और कारलैंड का भी नाम इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। ठीक है भाई, चलिए क्लियर हो गया इतनी बात? बताइए जरा एक बार, क्लियर करिए। आगे अगर हम बात करें, हाँ, तो यहाँ पर जैसे आप सभी लोगों को पता ही है, मैंने अभी बता भी दिया है कि समूह का मतलब क्या होता है। जहाँ पर आप लोगों ने देखा कि 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों में सामाजिक इकाई के रूप में परिभाषित किया जा सकता है और उनकी एक कॉमन समस्या होती है, उन कॉमन समस्या को हम निदान करते हैं, वही आपका ये हो जाता है समूह कार्य हो जाता है ना। तो ये आप इजीली समझ जाएंगे, बहुत ही इजी था ये। और समूह की विशेषता के बारे में भी आपको पता होना चाहिए। देखो कभी कभी लिख देता है सामाजिक समूह कार्य की, ऐसे लिख देगा सामाजिक समूह कार्य में समूह का अर्थ, ऐसे पूछ लेता है। एक प्रश्न देखा भी होगा आप लोगों ने, मैंने करवाया है ये प्रश्न, ऐसे प्रश्न आए भी है ना, कि समूह का अर्थ केवल बताइए। तो जब कभी समूह का केवल अर्थ बताना पड़े तो आप लोगों को ध्यान रखा करें आप लोग कि यह जो है एक प्रकार से 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों के लिए सामाजिक इकाई से है, जहाँ पर यह व्यक्ति स्वयं को समूह के एक भाग को समझता है। तो इसकी विशेषता ही एक प्रकार से वो मीनिंग बता देती है। ठीक है, सदस्यों के अभिप्रेरणा का लक्ष्य का एक समान होना, तो इसका मतलब यही है समूह का मतलब होता है। ठीक है, समाज तो वही आप जानते हैं कि ओवरव्यू सभी लोग हो जाते हैं, जहाँ पे पर्टिकुलर किसी एक इकाई की बात हो रही है ना, सामाजिक इकाई मतलब होता है यूनिट। तो एक यूनिट की जब कभी बात होती है तो ऐसी कंडीशन पर वो समूह को रिप्रेजेंट करता है, एक यूनिट को रिप्रेजेंट कर देता है। ठीक है, तो ये चीज़ें हो जाएंगी। बाकी आपको भी PDF में दे देता हूँ, आप इस PDF को ज़रूर सीन करना। ठीक है भाई, क्योंकि इम्पोर्टेंट है कुछ पॉइंट इसमें, है ना। और बाकी मैं आगे बढ़ रहा हूँ, रिवीजन करवा रहा हूँ, तो सिर्फ आप उसको इसी तरीके से देखिए। बाकी समूह निर्माण की प्रक्रिया में अभी तक कोई क्वेश्चंस नहीं बनाए गए हैं, परंतु आप इसे ज़रूर देख लीजिए एक बार थोड़ा सा। इसमें कह रहा है कि समूह निर्माण कैसे होगा भाई, ऐसी कंडीशन पर जब अन्य व्यक्तियों के साथ मिलकर समूह निर्माण करने के कई कारण हो सकते हैं। और जाहिर सी बात है, कोई भी काम अगर आप करेंगे, किसी का निर्माण करेंगे, तो ज़रूरी नहीं कोई एक ही फैक्ट हो, एक ही कारण हो, उसके कई रीजन्स हो सकते हैं, है ना। और समूह निर्माण के आराम की अनुभूति और सुरक्षित रखने की दृष्टि भी होता है। कई समूहों का सदस्य बनने से व्यक्ति की प्रतिष्ठा और हैसियत में वृद्धि या शक्ति का बोध होता है। तो ये एक प्रकार का समूह निर्माण की प्रक्रिया की तरफ अग्रसर हो रहा है। और साथ ही साथ आत्मसम्मान में वृद्धि और मनोवैज्ञानिक सामाजिक आवश्यकताओं की पूर्ति, लक्ष्य प्राप्ति और सूचना और ज्ञान प्राप्त करना आदि के किसी भी समूह में शामिल करना का कारण हो सकता है। कोई भी कारण हो सकता है समूह को निर्माण करने का, जरूरी ये नहीं कि कोई मनोसामाजिक या समस्याएं ही हो सकता है उसकी व्यक्तिगत समस्याएं हो। अच्छा, व्यक्तिगत समस्या आप किसी एक व्यक्ति पर नहीं, पर्टिकुलर सभी का कॉमन समस्या लेंगे। जो 8 व्यक्ति थे उन सभी के आठों की जो समस्याएं होंगी, ठीक है, एक समस्या के आधार पर। तो जो कॉमन समस्या निकल के आई कि सभी को वो समस्या लग रही है कि भाई असामाजिक व्यवहार कर रहे हैं, तो बस उनको उसी पर समूह का निर्माण कर देना है और उन पर काम करना शुरुआत कर देना है आप लोगों को। बस सिंपल सी बात है, इसमें कुछ है ही नहीं, है कि नहीं। क्लियर हो गया इतनी बातें, बाकी कुछ है नहीं इसमें। अगर आप देखेंगे तो समूह निर्माण में बहुत सारी चीज़ें, जैसे अभी मैंने आप लोगों को बता भी रहा था, स्टॉर्मी वगैरह का नाम बता रहा था, टुकमैन ट्रकर का नाम बता रहा था, वो इन्हीं का पार्ट बन जाएंगे कि समूह निर्माण करने के दौरान में कौन कौन सी प्रक्रिया होनी चाहिए। ऐसे भी प्रश्न अवस्था के साथ साथ अगर मैं बात करूँ तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, नॉर्मिंग लिखा हुआ है, परफॉर्मिंग लिखा हुआ है, अब्जॉर्मिंग लिखा हुआ मिलेगा अभी आपको, है ना। तो ऐसी कंडीशन पर ये नहीं है कि भाई ज़रूरी कि भाई वो तो एक अवस्था के रूप में तो था ही था, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो है ही नहीं, वो भी आपका यूज़ होगा, वो आपका यूज़ होगा। ठीक है, याद रखें। जैसे आपको अभी मैंने दिशा निर्धारण की बात किया था, विरोध की बात किया था, समझौता की बात किया था, घनिष्ठता की बात किया था, समापन की बात किया था। कैलिन महोदय जो थे 1972 में जिन्होंने बताया था, तो उनका भी प्रक्रिया इसमें संचालित हो जाती है। ठीक है, तो पहले आप ओरिएंटेशन करोगे। जैसे अगर मैं कहूँ आप किसी कम्युनिटी में, किसी NGO में जाते हैं तो क्या करते हैं सर, अनुकूलन दौरा करते हैं। अनुकूलन को क्या बोलते हैं, ओरिएंटेशन बोलते हैं। फिर उसके बाद कंकरेंट विजिट करते हैं, समवर्ती दौरा करते हैं। तो आप चाहे इंडेक्स मीटिंग करें, चाहे अनुकूलन करें, ये समूह के निर्माण की प्रक्रिया हो रही है एक प्रकार से। फील्ड वर्क जनरल भी करते हैं, तो ऐसी कंडीशन पे समूह निर्माण की प्रक्रिया कर रहे हैं। किसी पर्टिकुलर समस्या का ही आप क्या कर रहे हैं, समाधान करने की कोशिश कर रहे हैं, है ना। तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। बाकी आप अगर पढ़ेंगे तो इनमें सबके बारे में मिल जाएगा कि परफॉर्मिंग क्या है, और जॉर्मिंग क्या है, स्टॉर्मिंग क्या है ना, इनके बारे में मिल जाएगा सारी चीज़ों।
ठीक है, डीप में मिल जाएगा, जानकारी आपको मिल सकती है। और भी समूह के प्रकार के बारे में बात करें तो समूह बेसिकली 2 ही प्रकार का होता है, एक प्राथमिक समूह होता है, एक द्वितीयक समूह होता है। तो जो प्राथमिक समूह होगा आप सिर्फ याद रखिए CH कोले का नाम, CH कोले का नाम इम्पॉर्टेंट है। प्राथमिक जो समूह के बारे में बात किया है उसी ने बात की, कभी कभी एग्जाम में पूछता है और उसके लेकर उदाहरण को लेकर, तो मैं आपको बता दूं ये 2 उदाहरण तो आप जो है रट्टा मान लीजिए, परिवार और मित्र। ये परिवार और मित्र का अगर मैं बात करूं तो ये जो उदाहरण है ये समूह का है। एक बार प्रश्न आया हुआ है, मैंने इसको करवाया है, मैंने देखा है प्रश्न, इसलिए आप लोगों को बता रहा हूँ। अगर आप लोगों को याद आ रहा है तो फिर तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं याद आ रहा है तो फिर कोई बात नहीं है ना भाई। तो ये चीज़ें हैं। चलिए आज के लिए इतना ही क्लास रखते हैं, ठीक है भाई। कोई मैसेज अभी मुझे किया है कि महेंद्र जी ज्वाइन है कि, चलो आज के लिए इतना ही, यहीं से कल स्टार्ट